Hello student, welcome to the class. I hope all students are happy and healthy. Students, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सेंटेंस और आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस को बड़ी डिटेल में हमने सीखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं मान लिया, लेकिन हमने टाइप्स भी पढ़े थे कि कितने तरह के टाइप होते हैं सेंटेंस के। और आज का टॉपिक भी हमारा सेंटेंस बेस्ड ही होगा, लेकिन अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सेंटेंस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। यानी कि मान लिया कि कोई प्रॉपर सेंटेंस आपने लिखा, लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आज की क्लास में यही पढ़ना है कि किसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, किसको वर्ब बोलते हैं और किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सेंटेंस जैसे ही दिमाग में आता है तो सबसे पहला वर्ड दिमाग में क्या आएगा? वर्ब, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए। तो वर्ब तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई, और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट यूज कीजिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास का टारगेट ही यही है कि आपको पूरी डिटेल में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब बच्चे कह रहे सर हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमने तो टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए हैं मान लिया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस सेंटेंस में से आप वर्ब बताइए कौन है। आपका 4 ऑप्शन मिलेंगे नीचे, सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इसीलिए पहले आपको तीनों को डिटेल में हमने सिखाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में यही करते हैं कि इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहित इज स्पीकिंग फ्रेंच। हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि मोहित इज स्पीकिंग फ्रेंच। तो आपने देखा कि एक प्रॉपर सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, यानी समझ में आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है राइटर। लेकिन यहां पे देखो इज लेके और यहां स्पीकिंग तक, दिस इज वर्ब, ये वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है और स्पीकिंग मेन वर्ब है, दोनों को ही वर्ब बोलेंगे। एक वर्ब के बिना सेंटेंस बनता भी नहीं है। और बच्चे अब कह रहे कि सर हमें पता है वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट दिखाई देगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यही हम आज की क्लास में जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है। यानी थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको है, पूरी डिटेल में पता होना चाहिए ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए। उसी को डिटेल में आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं। आई होप इतना तो समझ में आ गया कि समझने वाले क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आगे जाके और ज्यादा ध्यान से सीखेंगे हम। ओके, इतना करने के बाद अब हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चा जानना चाहता है व्हाट इज सब्जेक्ट, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे उसको चेक करते हैं और 100% एक्यूरेसी से कैसे चेक करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन। इसका मतलब है कि कोई पर्सन, कोई थिंग जो एक्शन को करती है, काम को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन और इज बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब, जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसको डिस्कस किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, वो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। एक तो डूअर की बात कर रहे हैं, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बात हो रही है वो भी हमारे सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ओके, अच्छा और बात समझे। मान लीजिए कि एक बच्चा जानना चाहता है कि सर सब्जेक्ट के बारे में एक बात तो हमें ध्यान में आती है कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस का क्या माना जाता है? डूअर। डूअर का मतलब जो काम को करता है, या जिसके बारे में बात हो रही है वो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है। और इस सब्जेक्ट को पहला आपको क्या पहचानना है? तो सबसे पहली चीज आप जो पहचानोगे कि एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आप मान के बैठे हैं वो क्या होना चाहिए, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी कभी नाउन होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और कभी कभी तो नाउन नहीं तो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। बेसिक आपको पता होगा ना, पर्सन प्लेस थिंग को नाउन बोलते हैं, उसी के प्लेस पे जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे ही लिखा, शी लिखा, इट लिखा, दे लिखा, वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो पहला स्टेप ये होता है कि एक स्टूडेंट को पता हो कि सब्जेक्ट तो डूअर होता ही है, लेकिन आप सब्जेक्ट बोलते किसको एक सेंटेंस में?
में नाउन को या फिर प्रोनाउन को बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे नाउन में आपने किसी का नेम लिख दिया, राहुल यूज कर लिया तो राहुल सब्जेक्ट बन सकता है। आपने किसी वस्तु का नाम यूज कर लिया, बुक, तो वो भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। प्लेस यूज कर लिया तो प्लेस भी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ऐसे ही प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन लड़के के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ही। गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं? शी। नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं? इट। एक से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं? दे। अपने लिए क्या यूज करते हैं? आई। हम सब अपने लिए क्या यूज करते हैं? वी। इस तरह से। और सामने वाले पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? यू। तो ये सब हमारे सेंटेंस के क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है? बच्चे कह रहे सर इसका मतलब ये हुआ, आप बोलना चाह रहे हो कि एक ही वर्ड हमेशा सब्जेक्ट होगा? ऐसा भी नहीं है। आप ध्यान रखो कि जब आप सब्जेक्ट को ढूंढोगे तो एक चीज तो मिल गई ना कि एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, और भी बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे आपको। दूसरा स्टेप हो गया कि एक तो पहले से पता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ये आपको पहले से पता है वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन को करने वाला है वो भी सब्जेक्ट होता है, और आपको एक पहचान क्या मिल गई कि वो नाउन या फिर प्रोनाउन होना चाहिए अगर वो सब्जेक्ट है। तो ये भी हमें पता चल गया। तो बच्चा बोलता क्या एक ही वर्ड को हम सब्जेक्ट बोल देंगे? तो ऐसा नहीं होता। एक वर्ड को सब्जेक्ट नहीं बोलते हैं। आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? या तो नाउन को बोलते हैं, आपने देखा, या तो नाउन को बोलेंगे या उसी के प्रोनाउन को यूज कर लेंगे हम, है ना। नाउन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोल देंगे। दूसरी बात समझने वाली ये है मेरे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन तो है ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है नाउन फ्रेज को भी हम क्या बोल देते हैं? हम नाउन के फ्रेज को, यानी कि फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, यानी एक ही वर्ड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है उस नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, वो भी तो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कहीं पे कि बॉय, और इससे पहले मैं यूज कर लूं अ, तो क्या बन गया? अ बॉय इज स्पीकिंग फ्रेंच। ओके, अब इस बात को ध्यान देना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसको बोलते हैं। देखो इज स्पीकिंग तो वर्ब है, ये तो वर्ब हो गई। वर्ब से पहले क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमने तो बोला कि नाउन सब्जेक्ट होता है। देखो अगर आपको सीधे सब्जेक्ट बनाना है तो आप किसको बनाओगे? नाउन को ही बनाओगे, अ को तो नहीं बनाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि नाउन तो हो ही सकता है, लेकिन नाउन का फ्रेज भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है उस फ्रेज के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे? हो सकता है कोई आर्टिकल लगा हुआ दिखाई दे, ए एंड द लगा हुआ दिखाई दे, कोई उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव दिखाई दे जाए, तो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव भी उसका क्या बन जाएगा? उसी का वो बन जाएगा एक सब्जेक्ट का पार्ट। यानी कि अगर मुझे बोलना हो तो बॉय नहीं, मैं पूरा बोलूंगा अ बॉय, इसका क्या माना जाएगा? सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, अ बॉय। अगर बॉय होता तब भी ठीक था, और अ बॉय है तो अ बॉय पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब बच्चे कह रहे अगर मैं अ बॉय की जगह पे यूज कर लूं टू बॉयज, तो क्या टू बॉयज दोनों ही सब्जेक्ट बनेंगे या बॉयज बनेंगे? नहीं, पूरा सब्जेक्ट मानना पड़ेगा आपको, यहां पे टू बॉयज मानना पड़ेगा। अगर मैंने बोला स्मार्ट बॉय, तो अगर अकेला बॉय को नहीं, आपको पूरा मानना पड़ेगा, यानी स्मार्ट बॉय को ही पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला है नाउन प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है और नाउन फ्रेज भी होता है। फ्रेज का मतलब उसमें कुछ ग्रुप वर्ड जुड़ सकते हैं, आर्टिकल जुड़ सकता है, एडजेक्टिव जुड़ सकता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है वो सारा उसका जुड़ सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है, एक वर्ड या फिर एक से ज्यादा वर्ड को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, पर वो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और सेंटेंस का डूअर होता है वो तो हमें पता ही है। आगे जाके इसी को हम पूरी डिटेल में सीखेंगे। देखो जैसे स्पीकिंग कौन कर रहा है इसमें? हु इज स्पीकिंग कौन कर रहा है? बॉय, तो ये डूअर है, इसीलिए मैंने इसको सेंटेंस का क्या बोला है? सब्जेक्ट बोला है। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं ऐसे लिखता हूं राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप बताइए बेस्ट फ्रेंड मैं किसको बोल रहा हूं? राहुल को ना। तो बात तो राहुल की ही हो रही है, तो इसीलिए जिसके बारे में बात हो रही है वो सेंटेंस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। आई होप सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होना चाहिए। अब जब भी सब्जेक्ट सीख लें तो हमें उसके बाद क्या सीखना है? वर्ब के बारे में जानना है। वर्ब क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन
डेफिनेशन होता है, द वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, यानी एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन की बात करे, यानी किसी के एक्शन की बात करे, स्टेट की बात करे, यानी कोई कैसा है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी हालात क्या है, और पोजीशन मतलब किसका अधिकार है। कुछ वर्ब से अधिकार भी दिखाया जाता है, कुछ वर्ब से स्टेट बताई जाती है और कुछ वर्ब से एक्शन बताया जाता है, तो इसीलिए एक्शन को बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके ना, तो एक्शन मिल गया हमें। और वर्ब के बारे में एक और स्टेप जो आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, कि वर्ब जब तुम सेंटेंस में देखोगे, जैसे ही आप लोगों ने सेंटेंस में एक वर्ब को देखा तो वो एक नहीं आपको दो फॉर्म में दिख सकता है। कौन कौन सी दो फॉर्म में दिख सकता है? हो सकता है एक सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या दिखाई दे? हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझते हो ना, हेल्प करने वाली वर्ब। हेल्प करने वाली वर्ब बहुत सारी हो सकती है, आपने डू पढ़ा होगा, डज यूज किया होगा हेल्पिंग वर्ब में, अकॉर्डिंग टू टेंस डिड यूज किया होगा। कभी कभी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? इज, एम, आर यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या यूज करते हैं? इसी का पास्ट यूज कर लेते हैं, दैट इज वॉज, वर। और क्या यूज कर सकते हैं आप लोग? हैज यूज कर सकते हैं, हैव यूज कर सकते हैं, हैड यूज कर सकते हैं, एंड ऑल मोडाल्स, और सारे के सारे मोडाल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन है, कुड है, विल है, शेल है ना, शुड है, मस्ट है, मे है, ऐसे ऐसे मोडाल्स होते हैं। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग मोडाल्स। मोडाल्स को इंक्लूड करते हुए बोल रहा हूं मैं आपको, ये सब क्या माने जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब माने जाएंगे। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, जो आपको किस नाम से दिखाई देती है? मेन वर्ब के नाम से। यानी सेंटेंस में हो सकता है क्या दिखाई दे जाए आपको? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है जब उसको लर्न करेंगे हम लोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, एंड एक फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, 4 फॉर्म होती है। जैसे गो लिखा आपने, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या यूज कर सकते हैं? वेंट सेकंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे? गॉन। और लास्ट फॉर्म क्या यूज कर लेंगे? गोइंग यूज कर लेंगे। और गोज भी होता है, गोज भी यूज कर सकते हैं, वो फिफ्थ फॉर्म होती है, पर उसको याद नहीं करते हैं, वो टेंस का पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होती है वो, है ना। तो 4 वर्ब को याद करेंगे तो देखा जाए तो 2 तरह की वर्ब दिखाई देती है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कभी कभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी कभी सिर्फ मेन वर्ब, कभी कभी दोनों दिखाई देंगे आपको। हमेशा तैयार रहेंगे इस बात के लिए। तो वर्ब के बारे में हमें आइडिया मिल गया, और वर्ब की फॉर्म्स को याद करना शुरू कर दो। अगर याद नहीं है तो याद करना शुरू करना ही होगा आपको। जैसे अगर आपने बोला कि शी इज ड्राइविंग द कार, शी इज ड्राइविंग द कार, या फिर लिखा हुआ है शी ड्राइव्स द कार, शी ड्राइव्स द कार। तो आप देखिए दोनों के दोनों सेंटेंस में आपको वर्ब दिखाई दे रही है। ये है हमारी वर्ब इज ड्राइविंग और ये है ड्राइव्स। तो ड्राइव्स क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। ड्राइविंग भी क्या है? मेन वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये लास्ट फॉर्म है। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होती है सेंटेंस में, और कभी कभी तो अकेली ही क्या दिखाई देगी आपको? वर्ब दिखाई देगी। वर्ब की फॉर्म्स को याद करना है एज अ स्टूडेंट। आपको फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करें। एज अ बिगिनर जिन बच्चों को लगता है कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमें और सीखने की जरूरत है, तो वर्ब की फॉर्म्स को अभी से आप याद करना शुरू करो। हर बुक में लिखी होती है, बड़े ध्यान से देखना है। आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखी है, तो सेकंड फॉर्म क्या याद करेंगे? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या याद करेंगे? गॉन। लास्ट फॉर्म क्या याद करेंगे? गोइंग। ऐसे वर्ब को याद करना है। डू लिखा है फर्स्ट फॉर्म, डिड क्या होता है? सेकेंड फॉर्म, डन क्या होता है? थर्ड फॉर्म, डूइंग क्या होता है? लास्ट फॉर्म्स, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। सी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सो कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। सीन कौन सी वर्ब है? आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। आई होप आपको वर्ब के बारे में पता चल गया होगा, वर्ब क्या होती है। हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, वर्ब के बारे में पता चल गया। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस
refers to the person, place or thing that receive the action of verb। यानी हम किसको बोल रहे हैं, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्शन को रिसीव कर रहा है ना, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। सोचो कि मैं लेटर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो जब मैं लेटर लिख रहा हूं तो लेटर मैं लिख रहा हूं तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, लेटर के ऊपर, कि उस पर लिखा जा रहा है ना। तो रिसीवर कौन है इसमें, लेटर, तो लेटर को हम क्या मान लेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। इसको और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात आप फिर से एक बार देखें कि एक ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार भी इंग्लिश में नाउन को या फिर प्रोनाउन को दिया गया है। बच्चे कह रहे सर आपने बोला था, ये तो सब्जेक्ट के बारे में बताया था आपने कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन बनता है। ऐसे ही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट भी हमारे सेंटेंस में क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। पर ध्यान रखे, डूअर निकला तो सब्जेक्ट और रिसीवर निकला तो ऑब्जेक्ट। एक वर्ब से पहले होता है और एक वर्ब के बाद होता है, लेकिन होता तो नाउन प्रोनाउन ही है। अब बच्चे कह, इसका मतलब आप ये भी बोलोगे फिर कि नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है तो फिर तो आप बोलोगे कि नाउन प्रोनाउन अकेला नहीं होगा, कभी कभी तो उसके साथ कुछ वर्ड्स जुड़ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि नाउन की जो फ्रेज होती है यानी वो भी तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। एक वर्ड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, दो वर्ड भी बन सकते हैं, तीन वर्ड भी बन सकते हैं। तो आर्टिकल को यूज करके, एडजेक्टिव को यूज करके, प्रीपोजिशन को यूज करके आप उसको और बड़ा कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। जैसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था वैसे ही ऑब्जेक्ट, बस डिफरेंस क्या है, एक डूअर है और एक रिसीवर है, ये फर्क है। एक वर्ब से पहले है, एक वर्ब के बाद है, ये डिफरेंस है। अब उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, दूसरी बात कि जैसे ही आपने देखा कि सर ने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही बनेगा, लेकिन आपके मन में डाउट आएगा कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ब के बाद वाला पार्ट बहुत बड़ा लिखा होता है, वर्ब से पहले वाला छोटा लिखा होता है, वर्ब के बाद तो बहुत कुछ लिखा होता है। तो क्या सारा ही ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद? ऐसा नहीं कहा मैंने। आपको याद रखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हमारे सेंटेंस में क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो दो तरह के निकले, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। बच्चे करें हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक सेंटेंस के अंदर व्हाट का रिप्लाई होता है। व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या। यानी वर्ब से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे हु का क्वेश्चन पूछोगे तो सब्जेक्ट का आंसर मिलता है ना कि हु डज दिस, ये कौन करता है। आपने क्वेश्चन क्या करना है वर्ब से? व्हाट, क्या होता है। या दूसरा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो? हुम। हुम का मतलब किसे होता है, किसे। ओके, कि कोई काम क्या का रिप्लाई आ जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे का रिप्लाई आ जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जनरली जो क्या का रिप्लाई आएगा, कोई ना कोई आपको एक वस्तु दिखाई देगी, एक थिंग दिखाई देगी। और ज्यादा चांस है, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100%, ज्यादा चांस है कि जो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसको ठीक कर लेंगे, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, ओनली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक हमारा यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट निकलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इसको नाम दे देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम जनरली देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा? हमें पर्सन दिखाई देगा। ये कोई ना कोई पर्सन की बात करता होगा, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। दो ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन होते दो ही हैं। अब एक और बात समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला कि आई टॉट इंग्लिश। तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। और इकट्ठा भी लिख सकता हूं मैं, आई टॉट यू इंग्लिश। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। तो आपने देखा कि इन सभी में एक बात क्या निकल के आई हमारे सामने कि वर्ब तो हमारी टॉट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पढ़ा कौन रहा है इसके अंदर? हु टॉट, आई टॉट।
तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं और ये प्रोनाउन है हमारे। ओके, अब देखो आपने जो ये दो ऑब्जेक्ट अभी देखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है डायरेक्ट में, आई टोट व्हाट आई टोट, मैंने क्या पढ़ाया, तो क्या का रिप्लाई क्या आया मेरे पास, इंग्लिश। तो दिस इज नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकला। ओके, आई टोट, हुम आई टोट, किसे पढ़ाया मैंने, आपको। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कैसा निकला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकला। तो एक डीओ है, एक आईओ है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन करना पड़ता है, क्या का क्वेश्चन, किसे का क्वेश्चन, आपको पता चला ऑब्जेक्ट होता है। बच्चे कह रहे क्या दोनों भी एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो ही सकते हैं। आई टोट यू इंग्लिश, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, किसे पढ़ाई, आपको। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डीओ, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कहते हैं इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस में दो ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और बाकी क्या होते हैं, बाकी को अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, क्या बोलेंगे उसको, अदर वर्ड्स। यानी ऑब्जेक्ट ना बोलते हुए आप उनको क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उनको हम क्या नाम देंगे, अदर वर्ड्स। उनको अन्य शब्द का नाम दिया जाता है, अदर वर्ड्स। जैसे सपोज ऐसे लिखा मैंने, आई टोट यू इंग्लिश, और उसके बाद मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया यहां पे, येस्टरडे। ओके, तो मैंने टाइम वाला वर्ड ऐड कर दिया, येस्टरडे। अब देखो रिप्लाई व्हाट का और हुम का नहीं है। आई टोट, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, किसे पढ़ाया, आपको, कब पढ़ाया, येस्टरडे। व्हेन का रिप्लाई है ये, व्हेन का रिप्लाई। ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, हुम का रिप्लाई नहीं, व्हेन का रिप्लाई टाइम होता है। और टाइम वाले वर्ड्स को हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, उसको अदर वर्ड्स या फिर एडवर्ब मान सकते हैं। अभी हम इसको सिर्फ अदर वर्ड्स का ही नाम देंगे, ठीक है ना। ये अदर वर्ड्स है, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखेंगे, उसको मानते नहीं ऑब्जेक्ट हम। तो आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती ही है क्लास में। अगर आपने पढ़ लिया है इतना, तो अच्छे से एक बार अपने लेवल को टेस्ट कीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आप ठीक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके सामने सेंटेंस लिखा है और पूछा गया है सब्जेक्ट बता दीजिए। ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अब देखो सब्जेक्ट जिसको पता होगा तो कितनी आसानी से निकाल लेगा। याद करो, सबसे पहले वर्ब होती है। वर्ब क्या है इस सेंटेंस का, इसका सेंटेंस का इन द ग्राउंड हो सकता है, यहां पे ना इन द पार्क, सॉरी इन द पार्क, ये पूरा कर लेंगे सेंटेंस को, इन द पार्क। तो यहां पे देखो वर्ब है, दिस इज वर्ब, प्लेड क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है, पूरा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे देख सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब हमारे ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि राइटर ने टारगेट किस, देखो इतना पार्ट हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने बोला था नाउन होता है, तो नाउन में आपने बॉय को बोला नाउन, लिटल तो कोई नाउन नहीं है, लिटल तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन तो नहीं है वो, नाउन तो बॉय है, पर्सन है क्योंकि। लेकिन अगर या तो राइटर क्या करेगा, सिर्फ बॉय को ही पूछेगा या पूरे को पूछ लेगा। अब हमें देखना है कि पूछा कितने हैं। आप देखो लिटल को तो नहीं बोलोगे ना आप सेंटेंस का सब्जेक्ट, लिटल को तो नहीं बोलोगे, ऐसे ही प्लेड को भी नहीं बोल सकते हो, वर्ब है वो तो, और आप इन द पार्क ऑब्जेक्ट को भी नहीं, अदर वर्ड्स को भी नहीं बोल सकते हो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी। यानी कि एक वर्ड को भी राइटर टारगेट कर सकता है और पूरे को भी टारगेट कर सकता है। अगर मेरे ऑप्शन में लिखा होता ना कि द लिटिल बॉय, तो मैं उसको भी आंसर मान लेता, क्योंकि हमारा नाउन फ्रेज या नाउन दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जितना पूछा गया है उसके हिसाब से बॉय हमारे सेंटेंस का क्या माना जाएगा, हमारे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं, और देखते हैं, धीरे धीरे ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी। अब आपसे पूछा गया है वर्ब के बारे में, वर्ब बता दीजिए। तो देखो ना वर्ब क्या है, यहां आपको देखा राइट में फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको याद करना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ये
अदर वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। तो आपने देखा कि हमारे सेंटेंस का जो आंसर हो सकता है वर्ब का वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का पूछा गया है आपसे, तो आप देखिए बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब से पहले क्या होता है हमारे सेंटेंस का, सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप किसको अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पे इंक्लूडिंग कार है, आप कार को इंक्लूड करके लिखते हैं, अ न्यू कार लिखा है। तो अब देखो किसको आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मानोगे। तो अब देखो हमने बोला था कि कार को वैसे टारगेट करना चाहिए, वैसे तो कार को टारगेट करेंगे, लेकिन क्या है कि कुछ वर्ड्स उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अ से लेके न्यू, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, याद रखना इस बात को, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, सब उसके पार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कार को बोलोगे, यहां पे कार का ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ है। आपका आंसर क्या बनना चाहिए, सी, अ न्यू कार सेंटेंस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव पूरे इंक्लूड करते हैं जो उसके बारे में जानकारी दे रहे हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, द बर्ड्स आर चिर्पिंग। तो यहां पे आर चिर्पिंग, दिस इज वर्ब, ये वर्ब का रूल लगा हुआ है टेंस के अकॉर्डिंग। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, पूछा तो सिर्फ सब्जेक्ट क्या है, तो द को सब्जेक्ट टारगेट करेंगे कि बर्ड्स को, यानी कि या तो हम ये दोनों को टारगेट करेंगे, हमें पता है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर अगर हम चाहें तो इसको बर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और किसी को तो नहीं करेंगे ना, अकेले द को नहीं कर सकते हो, क्योंकि नाउन को टारगेट करना है या नाउन की पूरी फ्रेज को करना है। तो सिर्फ आप बर्ड्स को टारगेट किया गया है, इसीलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बर्ड्स। द बर्ड्स होता तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और देखो आपने सब्जेक्ट के बारे में फिर पूछा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट लिखा हुआ है। तो यहां राइज वर्ब की फॉर्म लिखी है, वर्ब की फॉर्म से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है वैसे, ठीक है ना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही होता है या अदर वर्ड्स होते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सन या द सन, वैसे तो द सन है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक को टारगेट करना हो तो हम सन को करेंगे, नाउन को करेंगे। इसीलिए आंसर क्या बनेगा, अकेला द तो बन नहीं सकता है, नाउन होना जरूरी है उसके अंदर, तो सन को टारगेट किया जाएगा, सन को हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। द फार्मर ग्रोस वेजिटेबल्स इन हिज, तो यहां पे इन हिज फील्ड, ओके। अब देखो, अब आपको बताना है सेंटेंस की वर्ब क्या है। तो वर्ब की फॉर्म को अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वर्ब की फॉर्म याद कीजिए, फर्स्ट फॉर्म है एस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, इसको वर्ब बोलते हैं। तो हमारे सेंटेंस का वर्ब क्या बना है, ग्रो बन जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और देखिए फाइंड द ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखना है तो पहले वर्ब को देखिए, बार्क करना, ठीक है, वर्ब मिल गई हमें, बार्क करना, सॉरी बेक करना, तो दिस इज बेक। हमारे सेंटेंस में बेक लिखा हुआ है, बेक वर्ब है, वर्ब से पहले क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है। हु बेक, माय मदर। एंड व्हाट बेक, क्या बेक किया, अ चॉकलेट केक, है ना। क्या का रिप्लाई मिल गया ना हमें, व्हाट का रिप्लाई मिला। अब बताओ ये पूरा अकेला नाउन है कि पूरी फ्रेज लिखी है, बच्चे कह रहे पूरी फ्रेज लिखी है, और आपके आंसर में भी पूरी फ्रेज लिखी हुई है ना, इसका मतलब आंसर सी बन जाएगा, अ चॉकलेट केक। पूरा का पूरा हमारे सेंटेंस का व्हाट का रिप्लाई दिखा कि माई मदर बेक, माई मदर ने बेक किया, और क्या किया, अ चॉकलेट केक। क्या का रिप्लाई मिल गया, इसीलिए बन गया। सब्जेक्ट लिखा है, ईट्स वर्ब की फॉर्म है, हु ईट्स, टॉल जिराफ। सो अब जिराफ जो ये लिखा है टॉल, तो इसमें आप लोग बताएंगे मुझे कि सब्जेक्ट, वैसे तो हमको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन अगर मुझे एक को टारगेट करना हो तो हम नाउन को भी कर सकते हैं। तो आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलना चाहिए। तो क्या लिखा जाएगा, जिराफ हमारे सेंटेंस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द बेबी स्लीप्स पीसफुली इन द डैश। अब फिर से वही बात देखने को मिलती है, तो यहां पे द बेबी स्लीप्स पीसफुली इन द डैश। तो अब इसको किसको हम अपने सेंटेंस का क्या मानेंगे, वर्ब। तो सोना एक वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज आवर वर्ब, ये है वर्ब की फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म मिल गई। तो वर्ब की फॉर्म है, और आपने देखा कि यहां पर वर्ब की फॉर्म में से देखा जाए तो किसको वर्ब की फॉर्म मान लिया जाएगा, वर्ब की फॉर्म मान लिया जाएगा यहां पे स्लीप को। और स्लीप किस ऑप्शन में दिखाई
दिखाई देता है ए ऑप्शन में। आंसर देखिए 10th का। 10th में क्या लिखा है, द प्लेयर्स वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। सो यहां पर आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट, वॉन जीतना, जीते और क्या जीते, क्या जीते बताओ, द चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसका मतलब दिस इज ऑब्जेक्ट, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, और कौन जीता है, प्लेयर्स, तो ये सब्जेक्ट है। अब आप समझो कि इस पूरे को टारगेट किया जा सकता है, अकेले को भी, तो हम तो पूरे को टारगेट करेंगे, क्या का रिप्लाई है, इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी आंसर बन जाएगा। इस तरह से चलना है आपको, ठीक है ना। आज हमने 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी है और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। इसी को बड़े अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और फिर अगर कोई डाउट्स है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ना है और स्टडी करना है।